हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के क्वेश्चंस बैंक के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन से 2009 से 2021 तक पूछे गए हैं, उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर किया गया है। तो आप बस अंत तक जो बने रहिएगा, क्योंकि यह जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इस वीडियो को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न उत्तर इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और आज का फर्स्ट प्रश्न है कि बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल ही आसानी तरीके से सभी क्वेश्चंस को हल करते हुए चलेंगे और इन सभी प्रश्नों को आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। बिल्कुल ही आसानी से लिखा गया है। तो बहुभ्रूणता से क्या समझते हैं, हम सबसे पहले जानेंगे कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का पाए जाना उस बीज का बहुभ्रूणता कहलाता है। ये 2 नंबर के लिए प्रश्न है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा दोस्तों, इतना लिखते हैं तो। बिल्कुल ही आसानी से लिखा गया है कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का पाए जाना उस बीज का बहुभ्रूणता कहलाता है। और दूसरा प्रश्न है, जल्दी जल्दी में करवाया जाएगा ताकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है आपका, ठीक। तो आप इन सभी प्रश्नों को अब सही से याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। आरोपण किसे कहते हैं, बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे कि आरोपण किसे कहते हैं। यह क्रिया कब प्रारंभ होती है। तो मानव स्त्री में ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय स्तर में अंतः स्थापित होने की क्रिया को आरोपण कहते हैं, ठीक। और यह जो क्रिया है निषेचन के 7 दिन बाद यह संपन्न होता है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि मानव स्त्री में ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय स्तर में अंतः स्थापित होने की क्रिया को आरोपण कहते हैं और यह जो क्रिया संपन्न होती है 7 दिनों बाद यह संपन्न होती है निषेचन के, ठीक। तो आसानी से समझेंगे। और यहाँ पे थर्ड प्रश्न है कि उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो जीन संरचना में वह परिवर्तन जिसके कारण जीन द्वारा अभिव्यक्त होने वाले लक्षण परिवर्तित हो उत्परिवर्तन कहलाता है। बिल्कुल ही आसानी से आप याद करेंगे कि जीन संरचना में वह परिवर्तन जिसके कारण उस जीन द्वारा अभिव्यक्त होने वाले लक्षण परिवर्तित हो उत्परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। और यहाँ पे बहुगुणिता से आप क्या समझते हैं, पॉलीप्लॉइड से आप क्या समझते हैं, परिभाषित करें। तो जीवों में गुणसूत्र समुच्चय की संख्या जब 2 से अधिक होती है तो वह जीव बहुगुणिता तथा गुण बहुगुणिता कहलाता है। तो आप आसानी से यहाँ पे समझेंगे कि जीवों में गुणसूत्र समुच्चय की संख्या जब 2 से अधिक होती है तो वह जीव बहुगुणिता तथा गुण बहुगुणिता कहलाता है दोस्तों। आप आसानी से समझते हुए चलेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न उत्तर नहीं पूछा जाएगा। बहुअलील क्या है, तो हम ऑब्जेक्टिव में हम देखते होंगे ABO रक्त समूह को बहुअलील जीन कहते हैं। तो वहीं यहाँ पे बहुएलील 2 नंबर में पूछ लिया गया है कि किसी जीन का 3 या 3 से अधिक एलील हो तो उसे ही बहुएलील कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कोई भी जीन हो जब 3 या 3 से अधिक एलील का पाया जाना ही बहुएलील कहलाता है, जैसे ABO रक्त समूह का जीन दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि बी पुंसन से आप क्या समझते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि बी पुंसन से आप क्या समझते हैं और इसे क्यों करते हैं। तो द्विलिंगी पुष्पों से नर पुष्प को हटाने की क्रिया को विपुंसन कहा जाता है और इस क्रिया से स्वनिषेचन को रोका जाता है एवं निषेचन को बढ़ावा दिया जाता है। तो अब आप आसानी से याद करने का प्रयास करेंगे कि द्विलिंगी पुष्पों से नर पुष्पों को हटाने की क्रिया को विपुंसन कहते हैं, ठीक। और इस क्रिया से स्वनिषेचन को रोका जाता है, यानी कि जो अपने आप ही निषेचन होता है उसे रोका जाता है एवं निषेचन को बढ़ावा दिया जाता है। आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे MTP क्या है, ठीक। और इसके सुरक्षित एवं घातक काल यानी कि समय का उल्लेख करें। तो MTP सबसे पहले जानेंगे कि शिशु जन्म नियंत्रण की एक डॉक्टरी प्रविधि है जिसके द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया जाता है, ठीक। और MTP कहलाता है। और सुरक्षित काल ये होता है कि गर्भधारण के प्रथम तिमाही, यानी कि जब गर्भधारण कोई भी स्त्रियाँ करती है तो 3 माह के अंदर ही उसे हटा देना चाहिए था, नहीं तो घातक काल उस समय हो जाता है कि गर्भधारण के द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में, यानी कि जब 6 से 9 महीना के बीच जब उस बच्चा को मारा जाता है तो वहीं घातक काल होता है। यानी कहने का अर्थ है उस स्त्री का मृत्यु भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप आसानी से लिखेंगे कि MTP कि शिशु जन्म नियंत्रण की यह एक डॉक्टरी प्रविधि है जिसके द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया जाता है, MTP कहलाता है दोस्तों।
आप आसानी से लिख सकते हैं। और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि कूट फल के बारे में लिखे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया गया है 2009 से 2021 के बीच। तो आप इन प्रश्नों को सही से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और कूट फल के बारे में लिखें। तो अंडाशय को हटाकर पुष्प के अन्य सहायक भागों से विकसित होने वाले फल को ही कूट फल कहते हैं। तो जैसे नाशपाती हो गया, तो अंडाशय को हटाकर पुष्प के अन्य भागों से विकसित होने वाले फल को ही कूट फल कहते हैं, जैसे नाशपाती इसका महत्वपूर्ण उदाहरण होता है दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया है कि पुंपूर्वता से आप क्या समझते हैं। पुंपूर्वता से, ठीक, तो पुष्प की वह अवस्था जिसमें नर पुष्प वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होकर परागकणों द्वारा निर्माण करता है, तो उसे पुंपूर्वता कहते हैं। जैसे सूर्यमुखी, सालविया हो गया। ये महत्वपूर्ण उदाहरण जरूर याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पुष्प की वह अवस्था जिसमें नर पुष्प वर्तिका से पहले परिपक्व होकर, यानी कि जन्म लेने से पहले होकर परिपक्व होकर परागकणों का निर्माण करता है, उसे पुंपूर्वता कहते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे 10 प्रश्न को कि वाइटल इंडेक्स क्या है। इसे ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखें। तो दोस्तों अगर इस सेशन को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो 100% यहीं से क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। आप बस शिद्दत से इन सभी प्रश्न को अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप नहीं देखते, आप 5 से 6 क्वेश्चंस को ही याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम आएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर सभी प्रश्न को आप सही से याद कर लेते, 2 से 3 बार भी देख लेते हैं दोस्तों इस वीडियो को, तो आपका पूर्णतः याद भी हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ साइंस से लिखा गया है। और वाइटल इंडेक्स को सबसे पहले देखेंगे कि नेटेसिटी एवं मोर्टेलिटी के प्रतिशत अनुपात जो जनसंख्या के समापन वृद्धि को इंगित करता है, वाइटल इंडेक्स कहलाता है। तो यहाँ पे आप आसानी से समझेंगे कि नेटेसिटी एवं मोर्टेलिटी के प्रतिशत अनुपात जो जनसंख्या के समान वृद्धि को इंगित करता है, उसे ही वाइटल इंडेक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, वाइटल इंडेक्स बराबर होता है N/M गुने 100। ये प्रतिशत के लिए 100 लगाया गया है। जो VI है वो वाइटल इंडेक्स है, और N जो नेटिसिटी है, M जो है मोर्टेलिटी है। यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि बायोप्रोस्पेटिंग से आप क्या समझते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि बायोप्रोस्पेटिंग से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल ही साइंस से हम लोग समझते हुए चलेंगे कि वह वैज्ञानिक शोध जो प्रकृति में प्रविधि या उत्पाद जो उपयोगी हो, पर केंद्रित हो, अथवा सूक्ष्मजीवों, वनों, मरुस्थलों, झरनों आदि जैसे विपरीत अवस्थाओं में भी वृद्धि करते हो, से उपयोग कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए किए जा रहे शोध को ही बायोप्रोस्पेटिंग कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल यह साइंस से आप याद कर सकते हैं कि वह वैज्ञानिक शोध जो प्रकृति में प्रविधि या उत्पाद जो उपयोगी हो, पर केंद्रित हो, अथवा सूक्ष्मजीवों, वनों, मरुस्थलों जैसे विपरीत अवस्थाओं में भी वृद्धि करती हो, और उससे उपयोग कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए किए जा रहे हो, तो उसे को ही बायोप्रोस्पेटिंग कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल ही आसानी से लिखा गया है। आप अंत तक जो बने रहिएगा, बहुत कुछ आप सीखकर आज ही के सेशन में जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में अगर इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो 100% यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। मियादी बुखार का कारण, कारक, जीव एवं लक्षणों का लिखें। तो मियादी बुखार का कारक देख लिए, जीवाणु से यह संक्रमण होता है। और यहाँ पे देख सैल्मोनेला टाइफी नामक यह जीवाणु होता है दोस्तों। जो कारक होता है यह भी जीवाणु से होता है, ठीक। और कारण में जीवाणु से लिख सकते हैं। और यहाँ पे कारक में सैल्मोनेला टाइफी नामक के लिख सकते हैं जीवाणु। और इसके लक्षण क्या होते हैं? 3 से 4 सप्ताह तक उच्च तेज बुखार का बना रहना, जो दोपहर के बाद बढ़ता हो तथा हृदय गति को कम होता हो। यानी कहने का अर्थ है इसका लक्षण में जो 3 से 4 सप्ताह तक यह बने रहता है, जिसमें उच्च बुखार हमको लगा रहता है, लेकिन दोपहर के समय वह बढ़ जाता है। जो बुखार की मात्रा है, यानी कि जो तेज गर्मी है, वह बढ़ जाता है, और फिर हृदय की गति भी कम होने लगती है दोस्तों। अब यही इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। और प्रारंभ कूट क्या है? तो प्रारंभ कूट में क्या होता है कि mRNA लड़ी पर स्थित ट्रिपल कोड का वह कोड, जैसे AUG जो प्रोटीन संश्लेषण यानी कि ट्रांसलेशन को प्रारंभ करता हो, प्रारंभ कूट कहलाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रारंभ कोडॉन कौन है, तो AUG याद रखिएगा दोस्तों।
यहाँ पे आप देख सकते हैं mRNA लड़ी पर स्थित ट्रिपल कोड का वह कोड जैसे AUG प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करता हो प्रारंभ कूट कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि इम्यूनोथेरेपी को परिभाषित करें। इम्यूनोथेरेपी आखिर होता क्या है? तो मोनोक्लोनल प्रतिपिंड की सहायता से कैंसर रोग का निदान करने की प्रक्रिया इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। दोस्तों आप आसानी से याद कर सकते हैं कि मोनोक्लोनल प्रतिपिंड की सहायता से कैंसर रोग का निदान करने की प्रक्रिया इम्यूनोथेरेपी कहलाता है। और यहाँ पे कीमोथेरेपी क्या है? तो कीमोथेरेपी में देखेंगे कि प्रतिकैंसर रसायनों का उपयोग कर कैंसर रोग का निदान करने की प्रक्रिया विधि को ही कीमोथेरेपी कहते हैं। ये एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ पे प्रति कैंसर है, वहाँ कैंसर है, ठीक। तो आप यहाँ इसमें देखे थे कि मोनोक्लोनल प्रतिपिंड की सहायता से कैंसर रोग का निदान करने की प्रक्रिया इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। और इसमें प्रति कैंसर रसायनों का उपयोग कर कैंसर रोग का निदान करने की विधि को कीमोथेरेपी कहते हैं। दोस्तों रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मंजिल का माजा भी आएगा। दोस्तों आज अगर आप मेहनत से डर रहे हैं तो कल कोई और बाजी मारेगा और आप हार जाएंगे। दोस्तों तो आपको ही आज के डेट में ही मेहनत करना पड़ेगा, किसी तरह से ही। आज की मेहनत आपकी कल का रंग लाएगी। दोस्तों कल की खुशियाँ के लिए आज आपको तपना पड़ेगा किसी तरह से। और यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी आखिर होता क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिनमें जीवित जीवों या उनके घटकों या एंजाइमों का उपयोग कर मानव कल्याण हेतु उससे उत्पाद प्राप्त करने का अध्ययन किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिनमें जीवित जीवों या उनके घटकों या एंजाइमों का उपयोग कर मानव कल्याण हेतु उससे उत्पाद प्राप्त करने का अध्ययन किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। दोस्तों सभी प्रीवियस क्वेश्चंस को लिया गया है, अन्य कोई क्वेश्चंस को नहीं लिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे क्राई प्रोटीन आखिर होता क्या है। क्राई प्रोटीन, व्हाट इज क्राई प्रोटीन? तो यहाँ पे क्राई प्रोटीन एक प्रकार का जीवाणु द्वारा उत्पन्न प्रोटीन है जो उसके क्राई जीन के अभिव्यक्त का परिणाम होता है। तो आप यहाँ पे आसानी से इसे आप याद कर सकते हैं कि क्राई प्रोटीन यह एक प्रकार का जीवाणु द्वारा उत्पन्न प्रोटीन है, ठीक, जो उसके क्राई जीन के अभिव्यक्त का परिणाम होता है। और ये प्रश्न देख रहे हैं, ये तो लगभग हर साल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को परिभाषित करें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिर होता क्या है? तो किसी व्यक्ति के डीएनए के विशिष्ट स्थल जो व्यक्ति विशिष्ट होता है के न्यूक्लियोटाइड क्रम को ज्ञात करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। ये खासकर चोरों को पकड़ने में किया जाता है। और जो बच्चा, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, अगर पहचान में नहीं आता है तो उसमें डीएनए टेस्ट करवा जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चल जाता है। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया किसी व्यक्ति के डीएनए के विशिष्ट स्थल जो व्यक्ति विशिष्ट होता है कि न्यूक्लियोटाइड क्रम को ज्ञात करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। दोस्तों तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं एक 19वां प्रश्न कि आणविक निदान क्या होता है। आणविक निदान आखिर क्या है? तो रासायनिक अणुओं की सहायता द्वारा किसी जैव अभियांत्रिकी विधि का उपयोग संभावित रोग कारकों की पहचान की जाती है, आणविक निदान कहलाता है। आप आसानी से यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अणुओं की सहायता द्वारा किसी जैव अभियांत्रिकी विधि का उपयोग संभावित रोग कारकों की पहचान की जाती है, आणविक निदान कहलाता है। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। और बस आप सीधा से इस सेशन को अच्छे से देख लीजिएगा अंत तक, आपसे एक भी प्रश्न उत्तर अब छूटने वाले नहीं है। दोस्तों और पीसीआर से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका पूर्णतः नाम होता है, जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित डीएनए की पहचान किया जाता है। तो आप आसानी से यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा कि पीसीआर से किसकी पहचान की जाती है, तो डीएनए की पहचान किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया है, जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित डीएनए की पहचान की जाती है, ठीक। और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि द्विरूपिता एवं बहुरूपिता में अंतर क्या होता है? अंतर स्पष्ट करें।
जल्दी जल्दी में इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपके पास समय बचा रहे और आप अधिक से अधिक इसे रिवीजन कर पाए। यही हमारा मेन मकसद है 35 में 35 दोस्तों। द्विरूपता क्या होता है और बहुरूपता क्या होता है? तो कोई जीव आकारिक रूप से दो प्रकार का हो तो उसे डाइमॉर्फिक कहते हैं, ठीक। जैसे मानव यहाँ पे डाइमॉर्फिक यानी कि द्विरूपता। जबकि जब कोई जीव आकारिक रूप से दो से ज़्यादा प्रकार के होते हैं तो उसे बहुआकारिक कहते हैं। जैसे मधुमक्खी इन घटनाओं या स्थिति को क्रमशः द्विरूपता एवं बहुरूपता कहते हैं। यहाँ पे इतना लिख देते हैं तो आपको पूर्णतः अंक मिल जाएंगे कि कोई जीव आकारिक रूप से दो प्रकार का हो तो उसे डाइमॉर्फिक कहते हैं, जैसे मानव हो गया। जबकि जब कोई जीव आकारिक रूप से दो से ज़्यादा प्रकार के होते हैं तो उसे बहुआकारिक कहते हैं यानी कि बहुरूपता कहते हैं, जैसे मधुमक्खी। इन घटनाओं या स्थिति को क्रमशः द्विरूपता एवं बहुरूपता कहते हैं। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करें। मानव द्वारा पूछा गया है। तो वैसे पारिस्थितिकी तंत्र जो मानव द्वारा निर्मित एवं व्यवस्थित होते हैं मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जैसे फुलवारी, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, ओस्वेरियम आदि हो जाएगा इसका महत्वपूर्ण उदाहरण। तो यहाँ पे वैसे पारिस्थितिकी तंत्र जो मानव द्वारा निर्मित एवं व्यवस्थित होते हैं मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जैसे फुलवारी कृषि पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बीटी कोटन से आप क्या समझते हैं। बीटी कोटन आखिर होता क्या है? तो बीटी कोटन रुई उत्पादक पादप का ट्रांसजेनिक प्रारूप है, अर्थात यह आनुवंशिकीय रूपांतरित कोटन पादप है तो होता है। और यहाँ पैराग्राफ चेंज करके देखेंगे कि यह उच्च उत्पादकता युक्त बालवर्म संक्रमण रोधी एवं हर्बिसाइड टोलरेट कॉटन पादप है। इसका विकास आनुवंशिक अभियांत्रिकी तरीके से हुआ है दोस्तों। आप आसानी से यहाँ से याद करने का कोशिश करेंगे कि बीटी कॉटन रुई उत्पादक पादप का ट्रांसजेनिक प्रारूप है, अर्थात यह आनुवंशिकीय रूपांतरित कॉटन पादप है, ठीक। यह उच्च उत्पादकता युक्त बालवर्म संक्रमण रोधी एवं हर्बिसाइड टोलरेट कॉटन पादप है। इसका विकास आनुवंशिक अभियांत्रिकी तरीके से हुआ है दोस्तों। आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। बस आप सीधा से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, यहीं से सभी प्रश्नोत्तर आएंगे दोस्तों। और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभों का वर्णन करें। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभ निम्न होते हैं। पहला, ट्रांसजेनिक के सुअर से हमारे शरीर के लिए स्पेयर पार्ट्स प्राप्त होता है। और दूसरा, पोषणहीनता दूर करने के लिए प्रोटीन की उच्च उत्पादकता हेतु रूपांतरित जीवों से प्रोटीन की पुनः पूर्ति संभव होता है। और यहाँ पे दिया गया है कि ट्रांसजेनिक जंतु से ह्यूमन सेल लाइन प्राप्त कर आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया आदि का उपचार इससे किया जाता है, ट्रांसजेनिक जंतु से दोस्तों। बिल्कुल ही आसानी से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं? बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे कि यह पृथ्वी एवं इसके वायुमंडल स्थित सौर विकिरण के लिए प्रागम्य है। पारदर्शी गैसें का ऊष्मण प्रभाव जिसके कारण और सौर विकिरण उसमें आबद्ध रहता है और कुछ दीर्घ तरंग वाला विकिरण रिफ्लेक्ट भी होता है, हरित गृह प्रभाव कहलाता है दोस्तों। जैसे ये गैसें होते हैं CO2, CH4, N2O और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह पृथ्वी एवं इसके वायुमंडल स्थित सौर विकिरण के लिए उपरागम्य होता है, ठीक। और पारदर्शी गैसों का ऊष्मण प्रभाव जिसके कारण सौर विकिरण उसमें आबद्ध रहता है और कुछ दीर्घ तरंग वाला विकिरण रिफ्लेक्ट भी होता है, हरित गृह प्रभाव कहलाता है। और ये गैसें हरित गैसें कहलाती है। ये जो चार यहाँ पे गैसें हैं ये हरित गैसें कहलाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोन या एक पुंजक की परिभाषा बताइए तथा एक एक लाभ एवं हानि बताइए। तो एकल जनक से क्लोनिंग क्रिया द्वारा आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान प्राप्त जीव को क्लोन कहते हैं। लाभ हो गया उच्च ब्रीड को बनाए रखना और हानि हो गया रोगात्मक क्लोन से मौत का युद्ध का खतरा हो गया। तो ये इसका लाभ एवं हानि हो जाएगा। बिल्कुल ही आसानी तरीके से समझते हुए चलेंगे। भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम क्या है? तो भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं का नाम मादा युग्मक, 2
सिनर्जिड्स 3 चेलेजल कोशिकाएं एवं एक सेंट्रल कोशिका है दोस्तों। आप आसानी से कह सकते हैं भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं का नाम मादा युग्मक, 2 सिनर्जिड्स, 3 चेलेजल कोशिकाएं एवं एक सेंट्रल कोशिका है। आप बस अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, एक भी प्रश्न होता नहीं छूटेगा दोस्तों। और न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड में अंतर स्पष्ट करें। तो न्यूक्लियोसाइड में सबसे पहले देखेंगे कि इसके और इसके में निम्नलिखित अंतर होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में नेत्रजनीय क्षार के अलावा पेंटोज शर्करा राइबोज होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में नेत्रजनीय क्षार राइबोल एवं फास्फेट पाया जाता है। ठीक, और इसमें का न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट अनुपस्थित रहता है, यानी कि नहीं रहता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट उपस्थित रहता है। न्यूक्लियोसाइड बहुलीकरण द्वारा नाभिक अम्ल का निर्माण नहीं कर सकता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से नाभिक का अम्ल बनाता है दोस्तों। बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया कि जन्मजात रोग को की परिभाषित करें। तो जन्मजात रोग आखिर होता क्या है, इसे हम लोग जान लेते हैं। जन्मजात रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। ये आनुवंशिक रोग है। ये जीन उत्परिवर्तन गुणसूत्रों में गड़बड़ियाँ तथा परिस्थिति के कारण होता है, जैसे हीमोफीलिया, रंगवर्धनता आदि। ये जन्म से ही मौजूद होते हैं तथा उपापचयी दोष या दोष जनित शारीरिक परिवर्धन के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जन्मजात रोग यही कहलाते हैं दोस्तों। आप आसानी से लिख सकते हैं कि जन्मजात रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। ये आनुवंशिक रोग है। ये जीन उत्परिवर्तन गुणसूत्रों की गड़बड़ी तथा परिस्थिति के कारण होता है, जैसे हीमोफीलिया, रंगवर्धनता आदि। ये जन्म से ही मौजूद होते हैं तथा उपपचयी दोष या दोष जनित शारीरिक परिवर्धन के रूप में दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल ही आसानी से देखेंगे दोस्तों, जो अंत तक लड़ेगा वही महाभारत जीत कर जाएगा दोस्तों। वही 35 में 35 लाएगा दोस्तों। वही हमारा 100% गारंटी है कि जो अंत तक बने रहेगा वही तो 35 में 35 लाएगा दोस्तों। वही क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया गया, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है दोस्तों। और कुछ वन्य जीवों के विलुप्तता के 2 कारण बताएं। तो वन्य जीवों के विलुप्तता के 2 कारण निम्न होते हैं, जैसे वनों का उन्मूलन होना और जंगली जीव जंतुओं का शिकार होना। ये 2 महत्वपूर्ण है दोस्तों। और जीन अभियांत्रिकी की परिभाषित करें। यहाँ पे जल्दी में इसलिए करवाया जा रहा है कि मोबाइल में भी चार्ज यहाँ पे बहुत ही कम बचा है दोस्तों। और यहाँ पे वह काला जिसके द्वारा कृत्रिम रूप से एवं जानबूझकर डीएनए को रूपांतरित किया जाए तो मानव को आवश्यक है, तो इस कला को ही जीन अभियांत्रिकी कहा जाता है। आप आसानी से समझने का प्रयास करेंगे कि वह कला जिसके द्वारा कृत्रिम रूप से एवं जानबूझकर डीएनए को रूपांतरित किया जाता है, यानी कि बंटवारा किया जाता है, तो मानव को आवश्यक है, तो इसी कला को ही तो जीन अभियांत्रिकी कहा जाता है। और यहाँ पे टीकाकरण क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि टीकाकरण आखिर होता क्या है। तो किसी स्वस्थ मनुष्य को भविष्य में होने वाले रोगों से रक्षा हेतु उसके शरीर में हानि रहित जनोत्पादक पदार्थों को पहुंचाने की प्रक्रिया, जिसके कारण उस मनुष्य का उत्पार्जित सक्रिय इम्यूनिटी प्राप्त हो, टीकाकरण कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है टीकाकरण कर देने से जो बीमारी की संभावना है वह नहीं हो पाती है। वहीं इसका उदाहरण के साथ आप समझ सकते हैं कि किसी स्वस्थ मनुष्य को भविष्य में होने वाले रोगों से रक्षा हेतु उसके शरीर में हानि रहित जनोत्पादक पदार्थों को पहुंचाने की प्रक्रिया, जिसके कारण उस मनुष्य का उपार्जित सक्रिय इम्यूनिटी प्राप्त हो, टीकाकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि वृषण एवं अंडाशय प्रत्येक के 2 मुख्य कार्य बताएं। वृषण एवं अंडाशय के, तो वृषण एवं अंडाशय के 2 मुख्य कार्य निम्न होते हैं। पहला, वृषण में यह शुक्राणुओं की उत्पत्ति करता है। दूसरा, यह नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। और अंडाशय में देखेंगे कि यह अंड का उत्पत्ति करता है और यह मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन को भी स्रावित करता है। ये टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है। बिल्कुल ही आप आसानी से याद करते हुए चलेंगे। और हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं। तो हीमोफीलिक लोगों में रक्त जमने में 1.24 घंटा समय लगता है। इन लोगों में साधारण कटने पर, यानी कि थोड़ा सा भी कटने पर भी रक्त बहता रहता है। सतत रक्त निकलने पर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो अतः
इसे ही ब्लीडर्स रोग कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये जो कमी होती है ये विटामिन के कमी से रक्त को थाका बनना के कारण होता है। तो हीमोफिलिक लोगों में रक्त जमने में 1.4 यानी कि 2-4 घंटा, यानी कहने का अर्थ है 1.5 घंटा समय लगता है। इन लोगों में साधारण कटने पर भी रक्त बहता रहता है। सतत रक्त निकलने पर, यानी सतत रक्त निकलने कहने का अर्थ है यानी कि पूर्णतः रक्त निकलने पर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसे ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या है, बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या है। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डीएनए को खास जगह पर काटता है जिसे पेलिंड्रोम कहते हैं। यह एंजाइम जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है और इसका नामकरण भी जीवाणुओं की प्रजाति के आधार पर रखा जाता है। इको R1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो ई कोलाई प्रजाति आई से प्राप्त होता है और इसकी भूमिका रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक में होता है दोस्तों। आप आसानी से याद करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे 36वां प्रश्न को कि निकोटीन, यहाँ पे पूछ लिया कि निकोटीन के कार्य प्रभाव होता है। तो निकोटीन तंबाकू में पाए जाने वाला एक मादक एवं विषैला पदार्थ है। इसके सेवन से निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक, इसके सेवन से नाक, गला, फेफड़ा आदि में धीरे धीरे टॉर नामक हानिकारक पदार्थ जमा हो जाता है जिसे खांसी आने लगती है और गले में खसरा उत्पन्न हो जाता है और रक्तचाप काफ़ी बढ़ जाता है एवं आंत में कैंसर हो जाता है। आप यहाँ से आसानी से समझेंगे कि निकोटीन तंबाकू में पाया जाने वाला एक मादक एवं विषैला पदार्थ है। इसके सेवन से निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। इसके सेवन से नाक, गला, फेफड़ा आदि में धीरे धीरे टॉर नामक हानिकारक जमा पदार्थ हो जाते हैं जिसे खांसी आने लगती है और गला में खसरा उत्पन्न हो जाता है और रक्तचाप काफ़ी बढ़ जाता है एवं आंत में कैंसर हो जाता है। और यहाँ पे वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए। तो वायु परागित पुष्पों का अनुकूलन निम्नलिखित होते हैं। पहला, परागकणों का अति उत्पादन। दूसरा है लघु पुष्प। और तीसरा लघु एवं हल्के चिकने तथा सूखे परागकण। और चौथा है वर्तिकाग्र दीर्घ एवं पंखदार। आसानी से समझते हुए चलेंगे दोस्तों। और यहाँ पे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन इसलिए किया क्योंकि यह बड़े आकार का जनन प्रयोगों को नियंत्रित करने के लिए एक आदर्श पौधा है। यह बड़े आकार के फूलों वाला होता है जो सामान्यतः स्वपरागण करता है और केवल उस स्थिति को छोड़कर कि जब परागण बाहरी रूप से कराया जाता है। यानी कि यह कहने का अर्थ है कि जो मटर होता है यह कहीं भी पाया जाता है, यानी कि खास स्थलों में नहीं तो ये पूर्णतः हमारे गांव में भी पाया जाता है क्योंकि यह मिलने में आसानी होता है। तो वहीं यहाँ पे मेंडल के द्वारा बताया गया कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन इसलिए किया क्योंकि यह बड़े आकार का पौधा जनन प्रयोगों को नियंत्रित करने के लिए एक आदर्श पौधा होता है। यह बड़े आकार के फूलों वाला होता है, ठीक, जो सामान्यतः स्वपरागण करता है केवल उस स्थिति को छोड़कर कि जब परागण बाहरी रूप से कराया जाता है। बिल्कुल ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है। तो कॉर्पस ल्यूटियम यह मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है जो गर्भाशय की इंडोमेट्रियल ऑस्टरबेग अंड को प्राप्त करने हेतु तैयार किया जाता है। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे दोस्तों कि कॉर्पस ल्यूटियम यह मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है जो गर्भाशय की इंडोमेट्रियल ऑस्टरबेग अंड को प्राप्त करने हेतु तैयार किया जाता है। बिल्कुल ही यहाँ पे जल्दी से करवाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइन 2-3 दिन से नहीं आ रहा है। यहाँ पे चार्ज भी बहुत कम बचा हुआ है, 9% ही अब तक बचा हुआ है। तो आप आसानी से समझते हुए दोस्तों चलेंगे। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखने का प्रयास कर लीजिएगा। एड्स के 2 लक्षण निम्न होते हैं, शरीर में डायरिया का बना होना तथा शरीर में भार की कमी होना, ठीक। और यहाँ पे 1 महीने से अधिक दिन बुखार, खांसी एवं बाद में तपेदिक रोग से ग्रसित हो जाना एड्स के महत्वपूर्ण कारण होते हैं। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर से जुड़े 4 चरणों को लिखें। तो क्रॉसिंग ओवर से जुड़े 4 चरण निम्न होते हैं। पहला, जाइगोटिन प्रवावस्था समजात गुणसूत्रों का युग्मन। और दूसरा है कि पैकेटिन में प्रत्येक समजात गुणसूत्र
युग्म के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का टूटना, और तीसरा है टूटने एवं जुटने वाली स्थान पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच उनके खंडों को पुनः जोड़ना, और चौथा है क्रॉसिंग ओवर का पूर्ण होना। दोस्तों आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अंतर स्पष्ट करें। तो बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में निम्न अंतर होते हैं। पहला है ट्रांसक्रिप्शन द्वारा mRNA का निर्माण होता है, जबकि ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन का। और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन नाभिक में जबकि ट्रांसलेशन राइबोसोम पर संपन्न होता है। और ट्रांसक्रिप्शन में पॉलीमरेज इंजाइम एवं डीएनए की, जबकि ट्रांसलेशन के लिए राइबोसोम एमिनो एसाइल सिंथेटेज की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, इसमें पॉलीमरेज एंजाइम एवं डीएनए की आवश्यकता होती है, जबकि ट्रांसलेशन में राइबोसोम एमिनो एसाइल सिंथेटेज का आवश्यकता होती है। आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 83 प्रश्न को देखें कि एमनियोसेंटेसिस से आप क्या समझते हैं। एमनियोसेंटेसिस से तो इसे भी हम लोग आसानी से समझ लेंगे कि एमनियोसेंटेसिस यह एक प्रकार का जांच है जिसके द्वारा गर्भ या भ्रूण का स्वास्थ्य, लिंग या आनुवंशिक संरचना निर्धारित किया जाता है। इस जांच में माता के गर्भाशय में सुई द्वारा एमनियोटिक द्रव का नमूना प्राप्त किया जा सके। उपयोग इसका क्या होता है कि आनुवंशिक दोष युक्त भ्रूण के समापन के लिए किया जाता है। और हानि या दुरुपयोग इसमें क्या होता है कि लिंग की जानकारी करने के बाद लोग मादा भ्रूण की हत्या करवा देते हैं, यानी कि भ्रूण हत्या करवा देते हैं। और फलतः नर स्त्री का अनुपात बढ़ रहा है, जो एक सामाजिक समस्या उत्पन्न करेगा। दोस्तों यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस कहने का अर्थ है यहाँ पे लड़कों का ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है और लड़कियों का नहीं, क्योंकि यहाँ पे भ्रूण हत्या करवा दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे हानिकारक है दोस्तों। यानी इसको अगर पता लगता है तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। और यहाँ पे पैथोजेन शब्द से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे कि वह सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करे उसे रोगजनक के कहते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजीवा, कृमि आदि से जो रोग उत्पन्न करते हों, तो वह सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करे उसे रोगजनक के कहते हैं। जैसे विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे पैथोजेन शब्द से हम यही समझते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैविक खाद के उपयोग से होने वाली 2 लाभों को लिखें। तो उपयोग से होने वाले 2 लाभ निम्नलिखित होते हैं। पहला, मिट्टी के गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है, और दूसरा, यह प्राकृतिक एवं हानिकारक है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो बायोटिक समुदाय तथा उसके वातावरण को एक साथ पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे बायोटिक वातावरण या बायोटिक दूसरा, तो इसी प्रक्रिया को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पे कैंसर के 2 लक्षण को बताएं। तो कैंसर के 2 लक्षण निम्न होते हैं। पहला, वजन में कमी और शरीर के किसी भाग का अत्यधिक वृद्धि हो जाना, यानी किसी भी शरीर को अत्यधिक वृद्धि हो जाना वो कैंसर का कारण होता है। और हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल यहाँ साइंस से समझेंगे कि हरित क्रांति आखिर होता क्या है। तो वैसी विधि जिनमें उचित सिंचाई, कीटनाशी का उपयोग एवं उच्च उत्पादकता वाले बीज का उपयोग कर शीर्ष उत्पादों को अत्यधिक रूप से बढ़ाया जाता है, हरित क्रांति कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि सहभोजिता क्या है। एक उदाहरण दे सहभोजिता। तो जब किसी समूह के दोनों पार्टनर लाभान्वित होते हैं तो वैसे समूह को सहभोजिता कहते हैं। जैसे बगुला भैंस हो गया। तो जब किसी समूह के दोनों पार्टनर लाभान्वित यानी कि लाभ होते हैं दोनों पार्टनर को, तो वैसे समूह को सहभोजिता कहते हैं। जैसे बगुला हो गया, भैंस हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे मलेरिया और निमोनिया का प्रसारण किस प्रकार होता है। तो मलेरिया का प्रसारण मादा एनोफिलीज मच्छर की मदद से, जबकि न्यूमोनिया का प्रसारण डिप्लोफोकल न्यूमोनिया बैक्टीरिया की मदद से होता है। आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे चार्ज भी बहुत कम बचा हुआ है। सेशन अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे असंक्रमणता से में लिम्फोसाइट की भूमिका के बारे में लिखें। तो इम्यून सिस्टम का मुख्य कोशिका लिम्फोसाइट है, और यह बी एवं टी लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी मेडिएटेड टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम
है, जबकि बी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाते हैं और दोनों लिम्फोसाइट का अपने कार्य के लिए एंटीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन यह दोनों अलग अलग तरीके से कार्य निष्पादित करें, इनके दोनों का अलग अलग कार्य होते हैं। आप आसानी से लिख सकते हैं। और यहाँ पूछ लिया गया है कि 2 ग्रीन गैसों के नाम बताइए जिनमें वैश्विक तापन हो, जैसे CO2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे 53वां प्रश्न है कि टाइफाइड बीमारी का रोगजनक लक्षण संक्रमण के विद्या का उपचार के बारे में लिखें, यानी कि इससे संक्रमण से होने वाले उपचार के बारे में लिखें। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। लक्षण इसमें सिर दर्द, अमाशय दर्द के साथ मासिक तनाव होता है। और संक्रमण दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से जीवाणु शरीर में आंत होते हुए रुधिर प्रकट में चला जाता है। ठीक। और उपचार क्या होता है कि एंटीबायोटिक के द्वारा और दूषित भोजन तथा पेय पदार्थों का त्याग करना इसका उपचार होता है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं। और एग्रोबैक्टीरियम क्या है? तो एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है कि एग्रोबैक्टीरियम यह एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कुछ पौधों में क्राउन गेल बीमारी उत्पन्न करता है। बिल्कुल यहाँ आसानी से समझते हुए चलेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह एक ऑर्गेनिक यौगिक होता है जो हाइड्रोजन एवं कार्बन के संयोग से बनता है और इनमें ईंधनों के दहन एवं मोटर वाहनों से हाइड्रोकार्बन बनता है जो जीवों में बीमारी के कारण बनते हैं। आप आसानी से लिख सकते हैं कि यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन एवं कार्बन के संयोग से बनता है। ईंधन के दहन एवं मोटर वाहनों से हाइड्रोकार्बन बनता है जो जीवों में बीमारी के कारण बनते हैं। और यहाँ पूछ लिया कि धान एवं गेहूं के दो प्रमुख किस्मों का नाम लिखें। तो धान एवं गेहूं के प्रोन्नत किस्में निम्न है। पहला धान में देखेंगे साबरमती और जाया, और गेहूं के कल्याण सोना, साबरमती, सोनोरा। ये महत्वपूर्ण किस्में होते हैं धान और गेहूं के। और यहाँ पे 57वां प्रश्न है कि धुआं क्या है? तो घरेलू ईंधन के अपूर्ण औद्योगिक संयंत्रों से धुआं वायुमंडल में मुक्त होता है। धुआं में ठोस एवं तरल दोनों प्रकार के छोटे छोटे कण होते हैं और ये पौधों एवं मनुष्यों को विभिन्न प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। तो धुआं जो घरेलू ईंधन के अपूर्ण एवं औद्योगिक संयंत्रों से धुआं वायुमंडल में मुक्त होता है। ठीक। और धुआं में ठोस एवं तरल दोनों प्रकार के छोटे छोटे कण होते हैं। ये पौधे एवं मनुष्य को विभिन्न प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। आप आसानी से लिख सकते हैं। और BOD क्या है? तो सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा BOD कहलाता है। वाहित जल में कार्बनिक पदार्थ एवं जैव प्रदूषण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिसके कारण BOD बढ़ जाता है। आप आसानी से लिख सकते हैं। ऊर्जा क्या है? फ्लक्स क्या है? तो सॉरी, ऊर्जा नहीं, ऊर्न क्या है? ऊर्न पूछा गया था। तो जल में कुछ सस्में डेड कण या क्ले होते हैं जो ऊर्न के रूप में जाने जाते हैं। आप आसानी से लिख सकते हैं, पूर्णतः आपको अंक मिल जाएगा कि जल में कुछ सस्में डेड कण या क्ले होते हैं जो ऊर्न के रूप में जाने जाते हैं। और प्रारंभ कूट या समापन कूट से आप क्या समझते हैं? तो प्रारंभ कूट में देखेंगे कि वैसे कोडॉन जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं प्रारंभ कूट कहलाते हैं, जैसे AUG तथा GUG बैक्टीरिया। समापन कूट में क्या होता है कि UAA, UAG तथा UGA 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन के समापन कूट का संकेत देते हैं, उन्हें समापन कूट कहलाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे 61वां प्रश्न को देखेंगे कि एंटीबॉडी के कार्यों का वर्णन करें। तो एंटीबॉडी के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, बैक्टीरिया द्वारा जीवित पदार्थों को एंटीबॉडी उदासीन बना देता है। ठीक। और दूसरा कि एंटीबॉडी एंटीजीन से संयुक्त होकर बहुत आकार अघुलनशील जटिल पदार्थ तैयार करता है जो एंटीजन को निष्क्रिय कर देता है। दोस्तों बिल्कुल यहाँ साइंस समझते हुए चलेंगे। हमारा तो कार्य है आपको क्वेश्चंस में के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो करवा देना, और आपका जो कार्य है वो इसे याद कर लेना है। दोस्तों 100% इसे याद कर लेते हैं तो इसी से ही क्वेश्चन आने वाले हैं 100%। तो यहाँ पे प्रश्न है कि संलग्नता को परिभाषित करें। तो एक क्रोमोसोम पर उपस्थित बेंजीन जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना पृथक हुए पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, संलग्नता कहलाता है।
कहने का अर्थ है दोस्तों, एक क्रोमोसोम पर उपस्थित बेंजीन जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना पृथक हुए पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं, उसे ही संलग्नता कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे संलग्नता वर्ग किसे कहते हैं, बिल्कुल यहाँ साइंस से समझते हुए चलेंगे कि एक क्रोमोसोम पर उपस्थित सभी जीन्स एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक एक इकाई के रूप में स्थानांतरित होते हैं। यहाँ पे एक इकाई के रूप में स्थानांतरित होते हैं, तो इसीलिए है इसे इस वर्ग को संलग्नता वर्ग कहते हैं। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे दोस्तों। सेशन अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों। इसे इतना फैला देना है कि कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों। प्रत्यक्ष और परोक्ष संलग्नता को परिभाषित करें तो बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे प्रत्यक्ष संलग्नता को। इसमें क्या होता है कि जो जीव 50 मैप यूनिट या इससे कम दूरी पर पाए जाते हैं उसमें से प्रत्यक्ष संलग्नता कहलाते हैं। और परोक्ष संलग्नता में क्या होता है कि जो जीव 50 मैप यूनिट या अधिक दूरी पर पाए जाते हैं उसमें परोक्ष संलग्नता होती है दोस्तों। बिल्कुल यहाँ साइंस से समझते हुए चलेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पीड़क के प्रतिरोधी पौधों पर संक्षिप्त टिप्पणी दे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि पीड़क प्रतिरोधी पौधों पर संक्षिप्त टिप्पणी दे। तो कुछ पौधों में पीड़कों से बचने के लिए आंतरिक क्षमता होती है, ठीक, और ऐसे पौधे पीड़क प्रतिरोधी पौधे कहलाते हैं, जैसे गेहूं में धान्य पर मृंग तथा कपास की जैशीर्ण हो जाएगा दोस्तों। आसानी से समझते हुए चलेंगे। इन सभी प्रश्नों को एक कॉपी पर उतार लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। और परजीवी जंतुओं के हानिकारक कुप्रभाव का वर्णन करें, तो इसे भी हम लोग आसानी से देख लेंगे कि परजीवी जंतुओं के कारण जेनेटिक कंटाकिनेशन होगा, ठीक, कंटाकिनेशन होगा। इसके आने से प्राकृतिक जंतुओं के अस्तित्व खत्म होने का डर है, ठीक, तथा वातावरण पर भी इसका असर पड़ता है। अगर आप के कोचिंग या कहीं भी आप पढ़ते होंगे, अगर ये क्वेश्चंस का आंसर लिखवाया गया, अगर उस क्वेश्चंस को आप याद किए हैं परिभाषा, तो आप आसानी से उसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि यही लिखने, अगर जो आपको याद हो वहीं लिखने का प्रयास कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में साधारण अंतर स्पष्ट करें। ये तो 100% आना तय है इस साल कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में साधारण अंतर स्पष्ट करें। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जीवों में प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है अलैंगिक जनन कहलाता है। और यह द्विविभाजन विभाजन खंडीभक्त या पुनरुद्भवन विधि से संपन्न होता है, ठीक। और लैंगिक जनन में क्या होता है कि लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले जीवों द्वारा नर मादा युग्मक बनाए जाते हैं, ठीक। नर मादा युग्मक यानी कि पुरुष और स्त्री युग्मक बनाए जाते हैं, यानी कि 2 का होता है, ठीक। तथा नर तथा मादा युग्मक के संलग्न से जाइगोट बनता है जो विकसित होकर जीवन का निर्माण करता है, यानी कि इसी से ही मनुष्य का जन्म होता है दोस्तों। नर और मादा जब संलग्न होकर मिलते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि पैलिंड्रोम्स क्या है। ये काफ़ी VVI प्रश्न है दोस्तों। पैलिंड्रोम्स क्या है? यह DNA या RNA का सीक्वेंस बताता है। इसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दोनों तरफ एक ही होता है दोस्तों। और यहाँ पे क्लोनिक संवाहक क्या है? जल्दी जल्दी में इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इसे आप अच्छे से तैयारी कर ले। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखकर दोस्तों तैयारी कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न उत्तर नहीं आने वाला है। क्लोनिक संवाहक में क्या होता है? यह DNA का एक छोटा टुकड़ा होता है जो दूसरे जीवों में क्लोनिंग के लिए प्रवेश कराया जाता है। बिल्कुल ही आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ पे आहार श्रृंखला या आहार जाल में विभेद करें तो आहार श्रृंखला में क्या होता है कि आहार श्रृंखला आहारबद्ध तरीके से एक पक्षीय दिशा में व्यवस्थित वैसे जीवों का समूह है जिसमें एक जीव श्रृंखला में अपने से नीचे स्थित जीवों को एकता है, नहीं कि रखता है दोस्तों, रखता है, यहाँ पे रखता है, ठीक। और तथा स्वयं उसी श्रृंखला में अपने से ऊपर स्थित जीव द्वारा खाया जाता है। और यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं आहार श्रृंखला आहारबद्ध तरीके से एक पक्षीय दिशा में व्यवस्थित वैसे जीवों का समूह है जिसमें एक जीव श्रृंखला में अपने से नीचे स्थित जीव को रखता है, ठीक, तथा स्वयं उसी श्रृंखला में अपने से ऊपर स्थित जीव द्वारा खाया भी जाता है। आहार श्रृंखला में ये ऐसा होता है। आहार जाल में क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में
एक साथ कई आधार श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल सा बनाती है और आहार श्रृंखलाओं के इस जाल को आहार जाल कहते हैं। बिल्कुल ये आसानी से लिखा गया है, ताकि आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार भी देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों और लाइक भी जरूर करते रहिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। आपको तो लगता ही होगा कि क्वेश्चंस बैंक के पहला ये जो चैनल है ये क्वेश्चंस बैंक का सब्जेक्टिव करवा रहा है, यानी कि पूर्णतः जितना पूछा गया था। यह जीव द्रव्य संवर्धन क्या है? यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पौधों के कोशिका भित्ति को अलग कर जीव द्रव्य को निकाल लिया जाता है तथा कल्चर मीडिया का उपयोग कर जीव द्रव्य संवर्धन किया जाता है। बिल्कुल यहाँ आसानी से लिख सकते हैं कि यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पौधों के कोशिका भित्ति को अलग कर जीव द्रव्य को निकाल लिया जाता है तथा कल्चर मीडिया का उपयोग कर जीव द्रव्य संवर्धन भी कर लिया जाता है। और चलते हैं 72वें प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे लीजिए आपका मनपसंद क्वेश्चन आ गया कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर बताएं। तो यूक्रोमेटिन एवं हेट्रोक्रोमेटिन में निम्नलिखित अंतर होता है। एक तरफ यूक्रोमेटिन और दूसरी तरफ हेट्रोक्रोमेटिन लिखकर डैश देंगे, ठीक। और यूक्रोमेटिन में क्या होता है कि इसमें रिफ्लेक्शन पल से प्रारंभ होता है और इसमें रिफ्लेक्शन देर से शुरू होता है और इसमें बार बॉडी नहीं बनता है और इसमें बार बॉडी बनता है। इसका साइज 30 से 80 एंगस्ट्रम तक होता है और इसका साइज लगभग 200 यानी कि 250 एंगस्ट्रम तक होता है। ये ज़्यादा सक्रिय होते हैं यूक्रोमेटिन और ये कम सक्रिय होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न की असमजात अंग क्या है और इसके 2 उदाहरण दे। तो वैसी अंग जो समान कार्य दर्शाते हैं लेकिन इनकी रचना एवं ओरिजिन भिन्न होता है असमजात अंग कहलाता है। जैसे पक्षी और कीटों के पंख, प्रोटोजुआ के भोजन रसदानी तथा जंतुओं के आंत, ये असमजात अंग के उदाहरण होते हैं। कि वैसी अंग जो समान कार्य दर्शाते हैं लेकिन इनका संरचना एवं ओरिजिन भिन्न होता है असमजात अंग कहलाता है। जैसे पक्षियों और कीटों के पंख और प्रोटोजुआ के भोजन रसदानी तथा जंतुओं के आंत दोस्तों हो जाएगा। और सूक्ष्म जीव क्या है? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव आखिर होता क्या है। तो वैसे जीव जिसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है तथा इन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों से नहीं देख सकते हैं सूक्ष्म जीव कहलाता है। जैसे बैक्टीरिया, कवक हो गया। तो वैसे जीव जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों का मतलब हो गया खुले आंखों से दोस्तों। और GMO क्या है? तो GMO का पूर्णतः नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और ऐसे जीवाणु, कवक, पौधे एवं जंतुओं जिनके जीन में हस्त कौशल द्वारा परिवर्तन किए गए हों जीओम कहलाते हैं, GMO कहलाते हैं दोस्तों। तो ऐसे जीवाणु, कवक, पौधे एवं जंतुओं जिनके जीन में हस्त कौशल द्वारा परिवर्तन किए गए हों GMO कहलाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे 76वां प्रश्न को देखेंगे कि बायोपायरेसी क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि बायोपायरेसी आखिर होता क्या है। तो किसी देश या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहते हैं। आप आसानी से याद करेंगे कि किसी देश या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। और यहाँ पे देखेंगे अमीबियासिस क्या है। अमीबियासिस क्या है? इसके कारक का नाम बताएं एवं इसके रोगों एवं लक्षणों का वर्णन करें। तो यहाँ पे देखिए कि अमीबिया पेचिस से अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजुआ से होता है और पेट दर्द और मल के साथ रुधिर युक्त म्यूकस आना इसका लक्षण है। और उचित सफाई एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के द्वारा इस बीमारी को रोका जा सकता है। और यहाँ से देख सकते हैं कि अमीबिया पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजुआ से होते हैं। ये जो अमीबियासिस जो होता है ये प्रोटोजुआ के कारण से होता है, ठीक। और इसमें पेट दर्द और मल के साथ रुधिर युक्त म्यूकस आना इसका प्रमुख लक्षण होता है। और उचित साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता के द्वारा इस बीमारी को रोका जा सकता है। यानी कि साफ सफाई यहाँ पे या जो रोग होता है तो इसमें करते हैं तो यह हट जाएगा। और शराब या एल्कोहल के दुष्परिणामों का वर्णन करें। तो इसमें क्या होता है कि अल्कोहल के कुप्रभाव से लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। कुप्रयोगकर्ता का लीवर, किडनी एवं अन्य अंग प्रभावित होते हैं।
गर्भावस्था में अल्कोहल का प्रयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और खिलाड़ियों पर भी ये प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जो कोई भी खिलाड़ी अगर ये पीता है तो इस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है दोस्तों। और यहाँ पे असहभोजिता क्या है, आपको जल्दी जल्दी में इसलिए करवाया जा रहा है कि टाइम बहुत कम है दोस्तों, और यहाँ पे लाइन भी नहीं आ रहा है। तो आपके बीच अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार डाउट जरूर क्लियर कर लीजिएगा कमेंट के माध्यम से दोस्तों, कमेंट का इंतजार रहेगा। सहभोजिता क्या है, तो ऐसी पारस्परिक क्रिया जिनमें एक जाति बर्बाद हो जाए तथा दूसरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, असहभोजिता कहलाता है। इसमें आपको याद करने का कोई मतलब नहीं है कि इसमें कितना जल्दी आपको याद हो जाएगा कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिनमें एक जाति पूरा बर्बाद हो जाए तथा दूसरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे असहभोजिता कहलाता है। बिल्कुल यहाँ साइंस समझ सकते हैं। और यहाँ पे 80वां प्रश्न आप देख रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वास्तविक फल किसे कहते हैं। जब फूल का केवल अंडाशय ही फल के रूप में विकसित होता है, उस तरह के फल को ही वास्तविक फल कहते हैं, जैसे आम। आप आसानी से याद करते हैं, जब फूल का केवल अंडाशय ही फल के रूप में विकसित होता है तो उस तरह के फल को ही वास्तविक फल कहते हैं, जैसे आम हो जाएगा। और अनिषेचन जनित फल क्या है, अनिषेचन जनित फल क्या है, यदि किसी फल विकास बिना निषेचन के ही हो तो इस क्रिया को ही अनिषेचन जनित फल कहते हैं, जैसे केला, अनानास आदि हो जाएगा। यदि किसी फल विकास बिना निषेचन के ही हो तो इस क्रिया को ही अनिषेचन जनित फल कहते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा दोस्तों। तो आप बस से इन सेशन को अच्छे से जरूर तैयारी कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं, जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहलाता है, जैसे आम, नींबू। आप देखते होंगे जब आम मोजराता है तो उसमें कितना सा आम लटका रहता है उसके मोजर में, तो वहीं जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को ही बहुभ्रूणता कहते हैं, जैसे आम, नींबू हो जाएगा। और ये प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आनुवंशिक रूपांतरित जीव से आप क्या समझते हैं, ठीक, और ऐसे पौधों से होने वाले लाभों को बताएं। तो ऐसे जीव जिनके जीन में परिवर्तन किए गए हैं आनुवंशिक रूपांतरित जीव कहलाता है, ठीक। और इसका लाभ क्या होता है कि खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि तथा कीटनाशकों पर निर्भर कम हो जाता है, ठीक, इसका लाभ होता है। आप आसानी से लिख सकते हैं। और यहाँ पे 84वां प्रश्न आप देख रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बीच निम्न अंतर होते हैं, एक तरफ शुक्राणु जनन और दूसरी तरफ अंड जनन लिखकर डैश देंगे। और शुक्राणु जनन में क्या होता है कि यह वृषण के अंदर होता है और ये अंडाशय के अंदर होता है। इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। इसमें एक प्राइमरी स्टर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, इसमें एक प्राइमरी ऑक्टीसाइट ओसीटी से अंडाणु बनता है, ठीक, ओसीटी से। और इसमें पोलर बॉडी का निर्माण होता है, इसमें 2 या 3 पोलर बॉडी ही बनते हैं दोस्तों। और या इसमें पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता है और इसमें 2 से 3 पोलर बॉडी बनते हैं दोस्तों, याद रखिएगा अंड जनन में, आसानी से समझ सकते हैं। और डीएनए संपरीक्षक या डीएनए प्रोब क्या है, अधिकतर बार बोर्ड एग्जाम में डीएनए प्रोब पूछा है, क्या है, तो इसी को ही संपरीक्षक कहते हैं हिंदी में। और जैव प्रौद्योगिकी में इसके उपयोगों को लिखें। तो डीएनए प्रोब एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डीएनए के एक सेगमेंट को पहचाना जा सकता है। डीएनए प्रोब का उपयोग विभिन्न बीमारियों को पहचानने में किया जाता है, आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जैव विविधता को परिभाषित करें, आप आसानी से समझते हुए चलेंगे कि जैव विविधता क्या है, इसके महत्व को बताएं। तो जैव विविधता किसी क्षेत्र में विशेष की समस्त जीवों, जातियों एवं पारितंत्रों की संग्रह ही जैव विविधता कहलाती है। और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों के सभी जातियां मनुष्य के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें संकरण द्वारा उन्नत किस्में बनाई जाती है। आप आसानी से यहाँ पे समझते हुए चलेंगे कि जैव विविधता किसी क्षेत्र में विशेष की समस्त जीवों, जातियों एवं पारितंत्रों का संग्रह ही जैव विविधता कहलाती है। और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की सभी जातियाँ मनुष्य के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें संकरण द्वारा उन्नत किस्में बनाई जाती है। और यहाँ पे 27वां प्रश्न को देखेंगे कि बाध्यता क्या है। इसमें सभी क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, आपका जो भी मनपसंद क्वेश्चंस है वो सभी इसको सेशन में लिया गया है। और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही यहाँ पे करवाया जा रहा है, ना कि अलग से। सभी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है।
और बाध्यता क्या है? तो किसी व्यक्ति की वह अवस्था जो उसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है बाध्यता कहलाता है। एक बार में भी आपको याद हो गया होगा। और ये रेबीज बीमारी के कारण तथा नियंत्रण के बारे में लिखें। तो रेबीज बीमारी के कारण क्या होता है? रेबीज जंतुओं जैसे बिल्ली, कुत्ते आदि जिसमें इस रोग के विषाणु उपस्थित रहते हैं और इसके काटने से रेबीज रोग उत्पन्न होता है। लक्षण क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, निगलने में कठिनाई। हाइड्रोफोबिया होती है और निगलने में भी कठिनाई होती है, मान लीजिए खाना खाती है तो। और रोकथाम के लिए क्या है कि रेबीज जंतुओं का रेबीज विषाणु का टीकाकरण, ये जो होता है रेबडो वायरस के कारण ही होता है दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि गेहूं के 4 प्रोन्नत किस्मों के किस्में तथा उनके गुण लिखें। तो प्रोन्नत किस्में और इसके गुण। सरबती सोनोरा क्या होता है? यह जल्दी पकने वाली होती है। लेरमा रोजो क्या होती है? यह बौना किस्म होती है और गेरुआ रंग रोग प्रतिरोधक होती है। ठीक। और यहाँ पे सोनोरा 64 हो जाएगा। सोनोरा 64 यह दुगुने बौनी किस्म देर से बुआई के लिए उपयुक्त है। और कल्याण सोना जो है यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, यानी कि चावड़ा के लिए उपयुक्त है दोस्तों। आसानी से लिख सकते हैं। और एंटीबॉडी के 5 वर्गों के बारे में नाम सहित लिखे। ठीक। तो एंटीबॉडी के 5 वर्ग निम्नलिखित होते हैं। और आईजीए जो कि सेरम में होते हैं, और आईजीएम जो कि रुधिर में, और आईजीए लार तथा पसीना में, और आईजीडी लिम्फोसाइट में उपस्थित रहता है, और आईजीई ये सेरम में उपस्थित रहता है। आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बाध्यकरण क्या है, इसके तरीकों का उल्लेख करें। तो अनचाहे गर्भ निरोधक शल्य क्रिया विधि बाध्यकरण कहलाती है। पुरुष में यह नसबंदी कहलाता है, जिसे शुक्रवाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। ठीक। इससे शुक्राणुओं का प्रवाह स्त्री के योनि में नहीं किया जा सकता है। और स्त्री में फेलोपियन नलिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। इससे शुक्राणु अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाता है। इसी को स्त्री नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। आप आसानी से क्या समझते हैं बाध्यकरण को कि अनचाहे गर्भनिरोधक शल्य क्रिया विधि को बाध्यकरण कहलाता है। और पुरुष में यह नसबंदी वासेक्टोमी कहलाता है, जिसे शुक्रवाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। इससे शुक्राणुओं का प्रवाह स्त्री के योनि में नहीं जा सकता है। ठीक। और स्त्री में क्या होता है? स्त्री में फेलोपियन नलिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। इससे शुक्राणु अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाता है। इसी को स्त्री नसबंदी यानी ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। आप आसानी से लिख सकते हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहीं से सभी प्रश्न उत्तर आने वाले हैं। और यहाँ पे प्रोटोजोआ अंतःपरजीवी क्या है? तो बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे कि वैसे प्रोटोजोआ जो हमारे शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं, प्रोटोजोआ अंतःपरजीवी कहलाते हैं। जैसे मलेरिया, अमीबा पेचिस इत्यादि हो जाएगा। तो वैसे प्रोटोजोआ जो हमारे शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं प्रोटोजोआ कहलाते हैं, अंतःपरजीवी कहलाते हैं। मलेरिया, अमीबा पेचिस इत्यादि हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि बीजांड क्या है? तो बीजांड में भ्रूण कोष होता है। बीजांड परिवर्तित होकर बीज बन जाता है। तो बीजांड में भ्रूण कोष होता है, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव के लिए। बीजांड में भ्रूण कोष होता है और बीजांड परिवर्तित होकर बीज बन जाता है। ठीक। रेड डाटा बुक क्या है? तो विलुप्त या विरल हो रही वनस्पतियों एवं जंतुओं की दृष्टि से एक विस्तृत सूची तैयार की जा रही है, जिसे ही रेड डाटा बुक कहते हैं। बिल्कुल ही आसानी समझ सकते हैं कि विलुप्त या विरल हो रही वनस्पतियों एवं जंतुओं की दृष्टि से एक विस्तृत सूची तैयार किया जा रहा है, जिसे ही रेड डाटा बुक कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे 95वें प्रश्न को कि डीएनए प्रकृति के लिए आवश्यक इन्हीं 2 एंजाइम्स को लिखें एवं प्रत्येक के एक विशिष्ट कार्य को लिखें। तो डीएनए की प्रकृति के लिए आवश्यक किन्हीं 2 एंजाइम्स का नाम लिखना है कि डीएनए प्रतिक्रिया के 2 एंजाइम्स निम्न है। पहला हेलिकेज, तो इसके द्वारा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और दूसरा एक लाइगेज, तो इसके द्वारा डीएनए के टुकड़े को जोड़े जाते हैं। लाइगेज के द्वारा डीएनए के टुकड़े को जोड़ा जाता है। और इसके द्वारा हेलिकेज में क्या होता है? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे को अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे रक्त के कार्यों को लिखें। तो रक्त के निम्नलिखित कार्य होते हैं। बिल्कुल ही आसानी से समझिए कि रक्त के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, रक्त हमारे शरीर में O2 एवं CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है और यह बैक्टीरिया को मारता है रक्त। और यह घाव भरने में मदद करता है और यह शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। और रक्त जो होता है यह पचे हुए भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। आप 2 से 3 भी लिखते हैं तो आपका पूर्णतः अंक मिल जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि किसी
4 यौन संचालित रोगों के नाम एवं उनके रोगाणुओं के नाम लिखें। तो यौन संचालित रोग निम्नलिखित है। पहला गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिया इसका जीवाणु हो जाएगा। सिफिलिस, ट्राइपोनामा पेलिडम ये भी जीवाणु के कारण होता है। और एड्स तो जानते हैं, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ये जो कि ये विषाणु के कारण होता है। HIV और जेनेटाइल हर्पीस, ये टाइप 2 हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस विषाणु के कारण ये भी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग 2009 से 2021 तक जितने भी सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को कवर कर लिया गया है। ठीक, यानी कि जो क्वेश्चन दोहराया गया है उसी को नहीं लिया गया है, यानी कि एक एक क्वेश्चन जितना भी था वो सभी को ले लिया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से महत्वपूर्ण सेशन आते रहेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न न जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।